अब एक और जो नई चीज जोड़ी गई है, ये थोड़ा सा कठिन होगी, इसे थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा। क्या ये आर्टिस्ट उठाया तो उसको पूरा किया जाए एक वीडियो में। वो तो कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं लेने वाला, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जय हो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपना नया सिलेबस जारी कर दिया है। तो इस नए सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आए हैं, उसके आधार पर चीजों को समझ लीजिए, ताकि जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो आपके लिए समझना ज्यादा आसान होगा। पहली चीज जो हुई है वो ये हुई है कि अब तक 125 क्वेश्चन आते थे। कितने? 125 क्वेश्चन, और कोई माइनस मार्किंग नहीं होती। अब क्या तरीका किया गया है, अब टोटल क्वेश्चंस की संख्या हो गई है 120। कितनी? 120 को भी उन्होंने डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट। पहला पार्ट है जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज 30 क्वेश्चंस एंड सब्जेक्टिव। जब आप सब्जेक्टिव देखेंगे तो ये 90 क्वेश्चंस है, टोटल 120। मतलब ये हुआ कि फॉर्मेशन अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब 120 क्वेश्चंस आने हैं, उनमें से 90 क्वेश्चन सब्जेक्टिव आने हैं और 30 क्वेश्चंस जीके से, यानी जनरल नॉलेज के, जनरल अवेयरनेस के। अब इसमें एक महत्वपूर्ण काम और किया गया है, वो ये है कि सरकार ने, आयोग ने अब की बार पूरा सिलेबस जो पहले था उसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। कि जुड़ने से थोड़ा तो कठिन हो ही गया, और उसमें सब्जेक्ट में भी ज्यादा जोर दिया गया। तो अब देख लेते हैं हम लोग, जो जनरल नॉलेज है उसमें पहला पॉइंट है समसामयिकी, मतलब करंट अफेयर्स। अब इस करंट अफेयर्स में क्या क्या मिलेगा देखिएगा। पहला, राज्य, मतलब आपके राज्य के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, मतलब ये हुआ कि वर्तमान में व्हाट इज हैपनिंग इन योर स्टेट, व्हाट इज हैपनिंग टू योर कंट्री एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में इस समय किसकी सरकार है, पहले कौन सी सरकारें रही, शिक्षा में कौन से आमूलचूल परिवर्तन किए गए, वर्तमान में सरकार की योजनाओं को आपको देखना है, साथ ही साथ अब कितना बजट हो गया है, पहले कितना था, इत्यादि इत्यादि। राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करें तो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इन मुद्दों पर क्या क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, वो सारी जानकारी आपको चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, मतलब ये हुआ कि करंट टाइम में पूरे वर्ल्ड में क्या सिनेरियो चल रहा है। मतलब उदाहरण देता हूँ, एक तरफ आप देखेंगे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, एक तरफ अभी अमेरिका और ईरान का युद्ध चला, इजराइल और ईरान का युद्ध चला, अमेरिका इजराइल एक तरफ रहे, कौन किसकी साइड है, जो क्रूड ऑयल है उसके रेट क्यों बढ़ रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। मैं ये एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ। जैसे अभी राष्ट्रमंडल खेल चल रहे हैं, बीच में एशियन गेम्स भी आएंगे, जब तक ये एग्जाम होगा एशियन गेम्स आएंगे। निश्चित रूप से इन सारी चीजों का सम्मिलन आपको इस पेपर में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल। इनमें क्या है, भारतीय इतिहास और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। अब भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन को अगर देखें तो बहुत वाइड हो जाता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। समझ लें कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय इतिहास, मतलब भारत का मूल इतिहास, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं कब घटित हुई, और स्वतंत्रता आंदोलन में कौन से लोग रहे, कौन कौन सी घटनाएं हुई, क्या महत्वपूर्ण एक्टिविटीज हुई, ये सारी चीजें। मतलब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का आपको एक समग्र चिंतन होना चाहिए, जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित विधिक एवं क्या था, विधिक एवं संवैधानिक विकास। संविधान मतलब मूल रूप से आपको पता ही है कितने दिनों में बना और कितने चेंजेस आए, इत्यादि इत्यादि, ये बेसिक चीजें। राज्य व्यवस्था मतलब आप देख रहे हैं पंचायत राज व्यवस्था अलग चल रही है, विधानसभाएं,
विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, सारी पूरी जानकारी इसकी। इसके बाद शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित विधिक एवं संवैधानिक विकास, क्या क्या परिवर्तन आई शिक्षा में। मतलब ये हुआ कि हम वुड पैक्ट से लेकर शुरू करेंगे और एनईपी तक सब कुछ समग्र रूप में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। क्या चेंजेस आए भारतीय शिक्षा व्यवस्था में, वैदिक काल की शिक्षा कैसी थी वो सतही तौर पर जानकारी, लेकिन क्या कानूनन बदलाव आए वो सारी डिटेल हम लोगों को पढ़नी है। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का सामान्य भूगोल और जनसंख्या। सामान्य भूगोल, जनसंख्या की अगर बात करें तो नई वाली जो जनसंख्या की गिनती है वो अभी चल रही है, तो 2011 के आधार पर ही प्रश्न आने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मतलब आई एम नॉट श्योर, अब तक इसका पूरा उन्होंने इंटरनल डिटेल तो नहीं दिया है, बट 2011 से एक कंसर्न ही क्वेश्चन आएगी, क्योंकि 2026 की जो अभी जनगणना चल रही है दैट विल नॉट कम टिल द एग्जामिनेशन विल टेक प्लेस। इसके बाद तीसरा पॉइंट है सामान्य विज्ञान, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। मतलब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मुझे ऐसा लगता है वो रहेगा संचार प्रौद्योगिकी। अब आज का जो समय है, हमारा जो नया शिक्षक है उसके सामने सबसे बड़ी समस्या है, ओल्डर टाइम के जो टीचर्स होते थे दे हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल, उनके साथ उनके पास किताब है, उनके पास लाइब्रेरी है, उन्होंने उससे पढ़ाया और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा चार्ट बनवा दिए, कुछ चित्र बना दिए, काम चल जाता था। बट नाउ एट दिस टाइम द टीचर्स आर नीडेड टू बी एक्वेंटेड विद द न्यू टेक्नोलॉजी। अब हम आप देख रहे हैं पहले वाला बोर्ड लगा हुआ है ना, अगर डिजिटल बोर्ड हो तो 90% आज के युवा टीचर्स उसके बारे में एक्वेंटेड नहीं है, तो उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि आखिर आप उसे चलाएंगे कैसे, नई चीजों को बच्चों तक पहुंचाएंगे कैसे। तो ये सतही जानकारी हमने आपको दी। इसमें सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, विटामिन कौन से, खनिज रोग, अल्पताजन रोग, हार्मोन्स, एंजाइम्स, मतलब किसकी कमी से क्या हो जाएगा, बेरी रोग कैसे होगा, आंखों में अंधता कब आएगी, हाथ पैर में सनसनाहट कब आएगी, कौन से एंजाइम कम होंगे, मेंटल स्ट्रेस कैसे बढ़ जाएगा, इत्यादि इत्यादि, ये सारी चीजें। कंप्यूटर और इंटरनेट की शब्दावली, www क्या होता है, फाइल क्या है, वेबसाइट क्या है, एक्सेट्रा। मैं सतही बातचीत कर रहा हूँ। इसके बाद आईसीटी के प्रयोग और शैक्षिक प्रौद्योगिकी में विकास, जो हमने अभी आपको पहले ही डिस्कस कर लिया है इन चीजों के बारे में। अब आते हैं हम लोग पीजीटी और टीजीटी के सिलेबस के बारे में। तो पहले मैं आपको टीजीटी का सिलेबस बताता हूँ। टीजीटी का सिलेबस आप देखेंगे तो टीजीटी को भी बेसिकली दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है लैंग्वेज और दूसरा है लिटरेचर। अब देखें, आप दिख रहा है, देखें लैंग्वेज में अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन पहले भी आता था, अब भी है, कोई चेंज नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीच, स्पेलिंग, ये जो स्पेलिंग कह दिया है ना, ये समझ लीजिए ये एरर्स बहुत कठिन होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये केवल प्रैक्टिस से आएगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप लोग रट्टा मान लें। पंक्चुएशन, वोकैबुलरी, टेंसेस, नरेशन, प्रीपोजिशन, एग्रीमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, इन सब में अगर हम पुराने पेपर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है वो है प्रीपोजिशन। अभी जो पिछला पेपर हुआ था, अगर आपने उस पेपर को दिया होगा या आपने पढ़ा होगा, जब पेपर मेरे सामने आया तो मैंने देखा कि प्रीपोजिशन, एक क्वेश्चन में 5-5 प्रीपोजिशन, 4-4 प्रीपोजिशन पूछ दिए। और प्रीपोजिशन के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है, द कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर फॉर द स्टूडेंट। तो कंफ्यूजन ये होती है कि विद्यार्थी कोई भी लगाए, टू लगा रहा, ऑन लगा रहा, इन लगा रहा, क्या लगा रहा, कई बार कंफ्यूजन होता है, समझ ही नहीं आता कि कौन सा सही रहेगा। हम जो भी लगाते हैं सेंटेंस पूरा बनाते हैं वैसा ही बन जाता है। तो प्रीपोजिशन बहुत महत्वपूर्ण है मेरे अपने ऑब्जर्वेशन में। ऐसा नहीं है कि और चीजें महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तो सब है, लेकिन प्रीपोजिशन सबसे महत्वपूर्ण। इसके बाद आते हैं लिटरेचर। तो लिटरेचर में फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, मतलब सोनेट क्या है, एलजी क्या है, ओड क्या है, इपिक क्या है, ड्रामा के अगर पार्ट्स करें तो ट्रेजेडी क्या है, कॉमेडी क्या है। मतलब ये हुआ कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग अगर हम ड्रामा पढ़ना शुरू करें तो आप देखें जो स्टार्टिंग का ड्रामा फॉर्म था, समझ रहे हैं, और आज का जो मॉडर्न ड्रामा है, पूरा ड्रामा का फॉर्म। अब एलजी है, उसमें क्या चेंज होगा, एलजी थी, एलजी है, ओड है, लेकिन ड्रामा में चेंजेस आए हैं, नॉवेल्स में चेंजेस आए हैं।
तो ये सारा आपको करना पड़ेगा। मतलब ड्रामा में अगर हम शुरू करें मिरेकल प्ले, मोरलिटी प्ले, इंटरल्यूड, फिर ट्रेजेडी, फिर कॉमेडी, फिर अब कॉमेडी शेक्सपियरियन टाइप की कॉमेडी कैसी रही, फिर लेटर मतलब जो परिवर्तन आते चले गए, प्रोज कॉमेडी हो गई, 3 एक्ट कॉमेडी हो गई, 3 एक्ट ट्रेजेडी हो गई, ये सारी चेंजेस हम लोगों को इसमें पढ़ने पड़ेंगे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में। उसके बाद जो ऑथर्स हैं एंड देयर कंट्रीब्यूशंस, उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ पहले भी थे अब भी हैं, विलियम शेक्सपियर पहले भी थे अब भी हैं, जॉन मिल्टन पहले भी थे अब भी हैं, जॉन कीट्स नहीं जोड़े गए, जॉन कीट्स को और ऐड कर दिया गया है टीजीटी में, जॉन गाल्सवर्दी पहले भी थे अब भी हैं, और जॉर्ज ऑरवेल और नहीं जोड़ दिए गए। मतलब अगर हम देखें तो जॉन कीट्स और जॉर्ज ऑरवेल ये 2 लोग टीजीटी में जोड़ दिए गए। अब अपन अगर आगे बढ़े पीजीटी की तरफ चले तो पीजीटी को देखेंगे, लैंग्वेज में अनसीन पैसेज उसमें भी है, इसमें भी है, कोई चेंज नहीं, टेंसेस वही, स्पेलिंग वही, पंक्चुएशन वही, नरेशन वही, इसमें इडियम्स फ्रेजेस और जोड़ दिए गए। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस उसमें भी है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस टीजीटी में भी है, साइनोनिम, एंटोनिम, मोनोनिम, रीअरेंजमेंट ऑफ जंबल वर्ड, ये सब कुछ नया जोड़ा गया। मतलब इसमें ज्यादा है, पीजीटी में ज्यादा है। इसके बाद प्रीपोजिशन वहां भी थे, हमने आपसे डिस्कस भी किया था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टीजीटी में नहीं थे, यहाँ है। प्रीफिक्स एंड सफिक्स ये भी टीजीटी में नहीं थे, यहाँ है। अब लिटरेचर में आए। लिटरेचर का पीजीटी का सिलेबस बहुत लेंथी कर दिया, पर्याप्त लेंथी कर दिया। देखें क्या क्या है। लिटरेरी पीरियड मतलब रेनेसां, रिफॉर्मेशन, रेस्टोरेशन। न्यू क्लासिकल एज, रोमांटिक पीरियड, विक्टोरियन पीरियड, मॉडर्न पीरियड। मतलब ये हुआ रेनेसां की अगर बात करें 1453 में व्हेन द टर्क्स अटैक द ग्रीक सिटी कॉन्स्टेंटिनोपल, वहां से शुरू हो जाए। और टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये माना जाता है कि जोफ्रे चौसर, द पीरियड ऑफ जोफ्रे चौसर वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रेनेसां। तो वहां से रेनेसां शुरू होता है। तो रेनेसां पूरा मतलब ये हुआ कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ चौसर टिल ओलिवर क्रोमवेल का एक्सेशन, ये हो गया आपका रेनेसां। उसके बाद रिफॉर्मेशन, क्रोमवेल के आने से लेके 1660 तक, 1642 से 60 का पीरियड। उसके बाद अगला फिर रेस्टोरेशन पीरियड। मतलब जब आप रेस्टोरेशन पीरियड में आएंगे तो आपको नॉवेल की का उदय मिल जाएगा, मतलब पूरा डिटेल। न्यू क्लासिकल पीरियड में आएंगे तो आपको फिर अलेक्जेंडर पोप का पूरे पीरियड पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद न्यू क्लासिकल के बाद आया रोमांटिक पीरियड, मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ से शुरू होंगे हम, यानी 1798 में लिरिकल बैलेट का पब्लिकेशन होना, और वहां से लेकर पूरा रोमांटिक पीरियड, फिर विक्टोरियन पीरियड यानी रानी विक्टोरिया 1832 में जब एक्सेशन हुआ वहां से लेके और जब वो खत्म हुई, और उसके बाद फिर मॉडर्न पीरियड। मतलब रोमांटिक पीरियड में आप वर्ड्सवर्थ, शेले, कीट्स, बायरन, साउदी सब। विक्टोरियन पीरियड में आपको टेनिसन मिलेंगे, ब्राउनिंग मिलेंगे, आर्नोल्ड मिलेंगे। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो थॉमस हार्डी मिलेंगे, फिर डीजी रोस्टी, क्रिस्टीना रोस्टी, हार्मन हंट, जे मिलाइस, दाते सिस्टर्स, एमिली ब्राते, एन ब्राते, चार्लेट ब्राते, सारे मतलब पढ़ते हुए आप पूरा डिटेल पढ़ते हुए आपको आगे जाना है। और फिर जाएंगे मॉडर्न पीरियड में, मतलब आप यहाँ देखेंगे टी.एस. इलियट को, डब्ल्यू.बी. यीट्स को, टेड ह्यूज को, जो मॉडर्न पोएट हैं इनके बारे में। और मॉडर्न पीरियड में आपको जो मॉडर्न मूवमेंट चले, जैसे इम्प्रेशनिज्म है, सररियलिज्म है, निहिलिज्म है, सारा कुछ पूरा डिटेल दे दिया। जो पिछली बार पेपर में हुआ था कि भाई ये तो सिलेबस के बाहर आ गया, वो कुछ भी पूछ देंगे, कुछ भी सिलेबस के बाहर कभी नहीं दिखाई देगा। इसके बाद फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली है, मेटाफोर है, पर्सोनिफिकेशन है, मतलब लगभग सभी है। इतना लंबा पढ़ने का वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। रेटोरिक एंड प्रोसोडी है। रेटोरिक एंड प्रोसोडी पहले कभी नहीं था, अब ये भी आ गया है। मेजर स्टेंजा फॉर्म है, सोनेट है, बैलेड है, एलजी है, ओड है, इपिक है, मॉक इपिक है, ये सारा डिटेल है। टाइप ऑफ नॉवेल है, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा है, ये पीछे भी आ चुके हैं, दोनों एक दूसरे में इंटरमिंगल आप महसूस कर सकते हैं। फिर अब एक और जो नई चीज जोड़ी गई है, ये थोड़ा सा कठिन होगी, इसे थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा। क्या है? मेजर लिटरेरी क्रिटिक्स, यानी अरिस्टोटल से शुरू किया है। अरिस्टोटल है, लंजाइनस है, डॉक्टर जॉनसन है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, एस टी कॉलरीज है, मैथ्यू आर्नोल्ड है, टी.एस. इलियट है। अब आप सोचें, मतलब अरिस्टोटल का पोएटिक्स भी पढ़ना है, लंजाइनस को भी पढ़ना है, डॉक्टर जॉनसन को भी पढ़ना है। जॉनसन आपको पता ही है 52 पोएट्स का लाइफ स्केच दिया है,
पढ़ना है। विलियम वर्ड्सवर्थ, ये तो ज़्यादा लंबी नहीं है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इनके बारे में। पोएट्री क्या है, डिक्शन क्या है, एक्सेट्रा। एस.टी. कॉलेज भी समसामयिक है लगभग, इनके विचार भी कुछ पॉइंट्स में मिलते हैं। इसके बाद मैथ्यू आर्नोल्ड और टी.एस. इलियट जो मॉडर्न टाइम में। अब ऑथर्स की बात आती है, ऑथर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशंस। इनमें चौसर से शुरू किया गया है, पहले चौसर नहीं थे। चौसर हैं, शेक्सपियर हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, कीट्स हैं, शैले हैं, चार्ल्स लैम्ब हैं, चार्ल्स डिकेंस हैं, जॉर्ज इलियट पहले नहीं थे अब हैं, अल्फ्रेड टेनिसन पहले भी थे अब भी हैं, टॉमस हार्डी हैं, टी.एस. इलियट हैं, कमला दास हैं, मुल्कराज आनंद हैं, निजे मैजकिल हैं, रॉबर्ट फॉस्ट हैं, वाल्ट विटमैन हैं, अर्नेस्ट हमिंगवे, विलियम फॉकनर, आर्थर मिलर और टॉनी मॉरिसन, ये भी नए जुड़े गए। मतलब ये हुआ कि अब जो कोर्स है, अब जो सिलेबस है, व्हेन यू सी इट यू विल फाइंड दैट यू हैव टू स्टडी हार्ड, यू हैव टू स्टडी थोरोली। अगर डीप स्टडी हम लोग कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इसमें सफलता पाई जा सकती है। एग्जाम मैं इसी आशा करता हूं, क्योंकि चुनाव का पीरियड है तो सरकार जल्द से जल्द कराने का प्रयास करेगी, और एक बार जब ये प्रोसेस में आ जाएगा तो चुनाव होते भी रहेंगे तो भी ये रोकेगा नहीं, ये कंटिन्यू रहेगा। जो भी पहले से चाहे कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, चाहे कोई प्रोसेस चल रहा हो, वो प्रोसेस रोका नहीं जाता, ये आपको पता होगा। नहीं पता है तो आप जान लीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि दिसंबर तक इसके एग्जाम्स हो जाएंगे। अपने पास देखा जाए टेक्निकली तो 4 महीने से ज्यादा का समय नहीं है, उसमें त्योहार भी है, तो थोड़ा सा सीरियस होकर अगर पढ़ा जाएगा तो आई होप कि सब के सब सेलेक्ट होंगे। तो मैं आपके साथ अब लगातार रहूंगा, लगातार वीडियो आपको देता रहूंगा। प्रयास ये करूंगा कि मैंने जब एक लिटरेरी आर्टिस्ट उठाया तो उसको पूरा किया जाए एक वीडियो में। हो सकता है वीडियो आपको लंबा लगे, इसी के लिए मैं पहले से आपसे बात कर रहा हूँ। आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार के वीडियो चाहते हैं, उनकी लेंथ कैसी चाहते हैं। मैं कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं लेने वाला, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो आप मेरे साथ जुड़िए और कमेंट में बताइए कि आप 1 घंटे तक के वीडियो देख सकते हैं या 30-40 मिनट का ही वीडियो आपके लिए पर्याप्त होगा। अगर हम 30-40 मिनट का वीडियो बनाएंगे तो आप ये जान लीजिए कि निश्चित रूप से हमें उस वीडियो को एक राइटर को कम से कम 2 में डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक राइटर और एक वीडियो। आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइए। बनी रहिए। जय हो किसान।